जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, भौकाल मचा देंगे। तुम ऑक्सीजन अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेते हो। अबे तुम क्या, मैं भी वही करता हूं। एयर में जो ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंस में धीरे धीरे रिएक्ट करके अपने ऊपर एक व्हाइट लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? व्हाइट लेयर। जय श्री राम दोस्तों, मैं सतीश कुंवर आपका स्वागत करता हूं भौकाल सीरीज में। और भैया भौकाल सीरीज में आज मेरा है पहला वीडियो। और भैया एक ही बात कहूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, भौकाल मचा देंगे। और ये चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं 45 मिनट्स में। तो हिटमैन की तरह पुल करते हैं चैप्टर को। आओ समझते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। अगर मैं फनी वे में बोलूं ना तो ऐसा समझ लो कि फिजिकल चेंज में कुछ नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज में जज्बात बदल जाते हैं भैया। अब क्या कह रहा हूं, देखो फिजिकल चेंज में बच्चों होता यह है हमारा कि जो भी होगा उसमें कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। अरे नया सब्सटेंस का मतलब क्या है? अरे ऐसा सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग हो। अब जैसे देखो, अगर मैंने आइस को मेल्ट किया, आइस को अगर मेल्ट किया तो क्या बनेगा? सिर्फ पानी बनेगा, सिर्फ पानी। मतलब वाटर का स्टेट चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा एग्जांपल, इवापोरेशन ऑफ वाटर, स्टेट चेंज हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अगेन स्टेट चेंज हो रहा है। टीयरिंग ऑफ पेपर, भाई पेपर फाड़ दो, टुकड़े भी पेपर ही कहलाएंगे, कुछ नया नहीं बना है। लेकिन मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो भैया जज्बात बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे जज्बात? अब समझो, यहां पे जो सब्सटेंस बनेगा ना नया, उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली अलग होगी। मतलब इस केमिकल चेंज में कुछ नया देखने को मिलता है। जैसे आप एग्जांपल देखो, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में खुद देखो यार, तुम ऑक्सीजन अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेते हो। अबे तुम क्या, मैं भी वही करता हूं। हमारे मम्मी पापा, दादा नानी, चाचा चाची, भैया किसी की भी बात कर लो, तुम्हारी होने वाली बीवी, सबकी बात सेम है। ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। समझे? और एग्जांपल क्या है भैया? बर्निंग ऑफ वैक्स। वर्ड्स को ध्यान से देखो। वैक्स, अरे कैंडल जला दोगे तो क्या होगा भैया? भाप बन के उड़ जाएगा। लेकिन अगर वही कैंडल को पिघलाओगे तो वापस फ्रीज करके सॉलिड कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात बताओ, जो भाप बन के उड़ गया, क्या उसको तुम वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। एक और बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, तुम ले लो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन गैस का ना फ्लेमेबल नेचर होता है भैया। अगर उसके सामने बर्निंग गैस ले जाऊं तो पॉप साउंड से जलेगा। कैसा जलेगा? पॉप साउंड से। और दूसरी तरफ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो गैस है जिसके बिना आग लग ही नहीं सकती। समझो, ऑक्सीजन ही है वो। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा ना तो आग नहीं लगेगी। इसी चीज को हम कंबशन में पढ़ते हैं। समझे? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब देखो, हाँ यही एग्जांपल दे रहा था। हाइड्रोजन जो बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, आग पकड़ लेता है। ऑक्सीजन जिसके बिना आग लगती ही नहीं है। लेकिन जब ये दोनों गैसेस कंबाइन होती हैं तो बनता है पानी। क्या बताओ, पानी में आग लगा सकते हो? नहीं। क्या पानी के बिना आग नहीं लग सकती? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो जो नया सब्सटेंस बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर जो बना, वो कहलाएगा केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज जहां जहां होगा वहां वहां क्या होगा बच्चों? वहां वहां केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो बजाओ ताली, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में भैया एक बहुत सिंपल सी चीज, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में उनको कह दिया गया रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बनेगा वो हो गया प्रोडक्ट। और इन शॉर्ट, एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट। बात खत्म, आगे चलते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो, ये मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जांपल बहुत फेमस है, आपके किताब में दिया भी हुआ है और सारी चीजें मैंने समझाई हैं यहां पे। देखो, मैग्नीशियम रिबन को जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, अब जैसे क्या किया मैंने, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और खास बात यह है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ये कैसा? व्हाइट कलर का पाउडर होता है। इसको हमने हीट किया यहां पे। ये ट्रायंगल का साइन मतलब हीट किया है बच्चों। ठीक है, और याद रखना, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट
पाउडर। अब एक चीज होती है, मैग्नीशियम को जलाने से पहले ना हम उसे साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं? क्योंकि देखो मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है बच्चों। क्या है? मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, तुम्हारी तरह रिएक्टिव है भाई। तुम भी किसी को भी देख के तुम्हारा दिल मचलने लग जाता है, अरे ये उम्र ही वैसी है। वैसा ही है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंस में धीरे धीरे रिएक्ट करके अपने ऊपर एक व्हाइट लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? व्हाइट लेयर। और वो व्हाइट लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर का क्या मतलब है कि अरे वो उस रिबन को जलने से प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए ये एडवाइस दिया जाता है कि भैया मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले ऐसे साफ कर लेना, ठीक है। और वही क्वेश्चन भी है और आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ है। चलते हैं आगे। आगे देखो, अच्छा ये मैं एक्टिविटीज क्यों पढ़ा रहा हूं? एक्टिविटीज में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो ये आ गए रंग बदलने वाले, ये रंग बदलने वाले आ गए। देखो हमारा एक होता है पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या है? पोटेशियम आयोडाइड, नाम वाम सब लिख रखा है। पोटेशियम आयोडाइड कैसा होता है? कलरलेस होता है। लेड नाइट्रेट कैसा होता है? कलरलेस होता है। लेकिन जैसे ही इन दोनों को आपस में मिलाया गया भैया कलर देखने को मिलता है, येलो कलर। देखो डायग्राम में भी दिख रहा है, ये दोनों हाथ में कलरलेस है। जैसे ही मिला एक येलो कलर आया और ये येलो कलर धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा इधर कुछ देर बाद। तो ऐसे केस में क्या बना? जो येलो बना है ये होता है प्रिसिपिटेट। इसको क्या कहते हैं भैया? प्रिसिपिटेट फॉर्म में बना है। सर ये प्रिसिपिटेट क्या होता है? अरे प्रिसिपिटेट का मतलब होता है बच्चों इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। और एक और चीज लिखी है हमने कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी चीज का पानी के साथ सॉल्यूशन। तो मैं इसको कुछ 3 शब्दों में लिख देता हूं, 3 शब्दों में लिख देता हूं बहुत आसानी से। सॉल्यूशन इन वाटर, आपको याद रहेगा सिर्फ ये 3 वर्ड से। कोई नहीं पूछेगा आपको 10th में कि एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताओ, पर समझने के लिए अति आवश्यक है। समझे बच्चों? समझने के लिए आवश्यक है। तो इसमें क्या बना? इसमें अगर मैं देखूं तो 2 कलरलेस मिलके एक कलर चेंज दे दिए, एक कलर बन गया। तो भैया कलर बनते हुए दिखा, कलर चेंज होते हुए दिखा। आगे एक और एग्जांपल है, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो अब इस रिएक्शन में क्या होगा, जिंक के हमने टुकड़े ले रखे हैं। हमने क्या किया, ये जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले रखे हैं, इसको हम बोलते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। इसमें हम डालेंगे एसिड। कहां से डालेंगे भैया? ये कोनिकल फ्लास्क में बंद करके कॉर्क से इस ट्यूब के थ्रू हम क्या डालेंगे? एसिड डालेंगे। कौन सा एसिड? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां लिखा नहीं हुआ है लेकिन कहीं लिखना होना चाहिए, चलो नहीं लिखा कोई बात नहीं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक ऐड करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे कुछ देर बाद आपको ऐसा ऑब्जर्व करने को दिखेगा कि ये जो टुकड़े थे ना जिंक के वो गायब हो जाएंगे। एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिखेगा तुमको, कलरलेस सॉल्यूशन दिखेगा। क्या दिखेगा? कलरलेस सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन से आपको गैस निकलती हुई दिखेगी। कौन सी गैस? गैस निकलती हुई दिखेगी। हालांकि हमें रिएक्शन से यह पता चलता है, देखो हमने जिंक में क्या डाला? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बना क्या? जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ये चैप्टर में आगे समझ में आएगा। धीरे धीरे समझो, 45 मिनट की तो बात है भाई, पूरा चैप्टर खत्म कर रहा हूं तुम्हारे लिए, थोड़ा सब्र तो करो। अभी सिर्फ रिएक्शन को सुनो, लॉजिक आगे आने वाले वीडियो में पूरा मिलेगा और आसान मिलेगा, ठीक है। चलो हाइड्रोजन गैस निकली और साथ में आप अगर देखोगे रिएक्शन के पहले ना इसका फील ले लेना। किसका फील ले लेना? हर जगह गलत। फील क्या बोल दिया? आपको लगा कि किसका फील ले लोगे? अरे कॉनिकल फ्लास्क को टच करके उसका फील ले लेना। रिएक्शन के पहले ठंडा लगेगा, ये मतलब नॉर्मल। रिएक्शन के बाद अगर टच करोगे आपको गर्म फील होगा। ये फ्लास्क मतलब इस रिएक्शन के दौरान हीट भी निकल रही है, ठीक है। तो ये थे 3 एक्टिविटी जिसमें हमने अलग अलग चेंजेस देखा। अब इसी के बेस पे है अगला टॉपिक कि भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है बच्चों ऐसे चेंजेस जो आसानी से रिएक्शन होते समय या प्रोसेस होते समय दिख जाएं। केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज होते समय कुछ चेंजेस दिख जाती हैं। इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। क्या क्या वो चेंजेस हो सकता है? देखो, या तो प्रिसिपिटेट बनता हुआ दिखेगा तो आप कह दोगे केमिकल रिएक्शन है।
हुआ ना, प्रिसिपिटेट बनते हुए देखा हमने सेकंड वाले एक्टिविटी में। या तो गैस इवोल्यूशन होगा, या फिर क्या होगा, चेंज इन कलर, या फिर चेंज इन स्टेट, या फिर चेंज इन टेम्परेचर। 2-3 चीजें हैं, सॉरी 5 चीजें हैं। आपने सेकंड वाले रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनते हुए देखा, और प्रिसिपिटेट का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है बच्चों, क्या, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। अभी कुछ देर पहले ही बताया था, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन मैं लिख के भी दे रहा हूं ताकि तुम्हारा ना कॉन्सेप्ट क्लियर रहे बच्चों, ठीक है। तो ये 5 चीजें हमने बनती हुई देखी। सेकंड एक्टिविटी में प्रेसिपिटेट बन रहा था भैया, लास्ट वाले में गैस इवॉल्व हो रही थी, और जहां प्रेसिपिटेट बना था वहां चेंज इन कलर का भी एग्जांपल आप दोगे, बिल्कुल दोगे। इसके अलावा चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जा रहा था। कैसे स्टेट चेंज हो रहा था, अरे भाई देखो यहां सॉलिड था, ये क्या है, ये सॉलिड में लिया था, टुकड़े लिए मतलब सॉलिड, और ये क्या बना, ये पानी में मिल गया, एक्वस सॉल्यूशन में, एसिड में मिल गया ये, तो ये एक्वस सॉल्यूशन बना। तो स्टेट चेंज का भी एग्जांपल है, ठीक है भैया। और चेंज इन टेम्परेचर का भी एग्जांपल है। यहां पे हीट इवॉल्व हो रही है, यहां पे क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो देखो चेंज इन टेम्परेचर में 2 चीज होगी, या तो हीट रिलीज होगी और या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी। समझ में आई बात। और जब हीट रिलीज होती है तो आगे हम और भी एग्जांपल देखेंगे चैप्टर में, जैसा मैंने बताया हीट रिलीज होती है उसको हम कहते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हीट एब्जॉर्ब वाले को हम क्या कह देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, अब इसके आगे चलते हैं। आगे पूछा गया कि सर केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन वो है जिससे केमिस्ट्री का आधा सॉल्यूशन कम हो जाता है, आसान हो जाती है केमिस्ट्री। सोचो इस दुनिया में कितनी ज्यादा रिएक्शन है, और सभी रिएक्शन को तुम्हें अंग्रेजी में पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़े तो तुम ऐसे ही केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे। वैसे ही तुम लोगों ने झूठ बोल दिया है कि भैया केमिस्ट्री टफ है। अरे नहीं है, शॉर्टकट में लिखना, रिएक्शन को शॉर्टकट में लिखना ही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। सर शॉर्टकट में कैसे लिखें, अरे भैया फॉर्मूला यूज करो, सिंबल्स का यूज करो। तो वही आपको डेफिनेशन में लिखा है कि शॉर्टकट में आप पढ़ लेना भैया, शॉर्टकट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये देखो ये हो गया वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में तो और अलग जाएगा कि व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। आधे लोग तो भैया 10 सेकंड आगे कर दोगे वीडियो इस पोर्शन पे, तुमको पता किसी काम का नहीं है। इसीलिए काम का क्या है, ये जो हम डब्बा बना रहे हैं आपके लिए कि ऐसे लिखना होता है, ठीक है। और केमिस्ट्री में यही खासियत है बच्चों कि आंसर को छोटा कर देता है केमिकल रिएक्शन। कैसे छोटा कर सकता है, वो है नेक्स्ट टॉपिक भैया, नेक्स्ट टॉपिक आएगा अभी, 2 सेकंड रुकना। हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन में डाल सकते हैं। 2 मिनट रुको, बताते हैं कैसे। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखो भैया बैलेंसिंग ऐसा टॉपिक है जिससे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और हर इक्वेशन आपको बैलेंस फॉर्म में लिखनी है। और बैलेंसिंग करने के तरीके बहुत हैं, बहुत लोग सिखा सकते हैं। मेरा मानना एक ही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बैलेंसिंग में प्रो बनोगे। बाकी शॉर्ट ट्रिक सीख लो, शॉर्ट ट्रिक 1 या 2 दिन तक याद रहेगी, लेकिन अगर तुमने प्रैक्टिस कर लिया तो भाई साहब अनंत काल तक तुम्हें याद रह जाएगी बैलेंसिंग। समझे बात, चाहे तुम 11th में कॉमर्स लो या साइंस लो, याद क्या, देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सीधी सी बात है। चलो तो अब देखो, इसमें देखो बैलेंसिंग होता क्या है। बैलेंसिंग का मतलब होता है दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स बराबर हों। क्या बोल गए सर आप, तो यहां पे इस रिएक्शन को देखो, मैग्नीशियम इधर 1 इधर भी 1, ऑक्सीजन इधर 2 इधर 1, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। बैलेंस किसको कहेंगे, ये देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब है हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अरे बैलेंसिंग किसको कहते हैं कि तुम भाई पढ़ाई में भी टॉप कर रहे हो
और भैया स्कूल के कैप्टन भी हो अपने अपने स्पोर्ट्स टीम के। इसको एक तरह से बैलेंस कहेंगे कि दोनों को बंदा बैलेंस करके चल रहा है यार। समझ में आ रही है की बात नहीं कि दो फील्ड दोनों बैलेंस का मतलब क्या होता है, दोनों साइड बराबर होना, वही मतलब है बैलेंसिंग का। अब इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में देखोगे तो ये बैलेंस इक्वेशन का एग्जांपल है। क्यों एग्जांपल है? जिंक एक, हाइड्रोजन दो, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4 हो गया बैलेंस। इसी को कहते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अच्छा एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पे लिखते हैं क्या है इक्वेशन क्या है। आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। चलो बेरियम क्लोराइड लिख दिया मैंने, और क्या? एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, मतलब एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, Na2SO4। क्या होगा प्रोडक्ट जो भी लिखा है मुझे तो पता ही है प्रोडक्ट क्या होगा। एक बनेगा बेरियम सल्फेट और एक बनेगा सोडियम क्लोराइड। अब तुमको स्टेप वाइज बैलेंसिंग नहीं करनी है, तुम तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, स्टेप वाइज कभी नहीं पूछेगा सीबीएसई में। तो हम आओ फटाफट प्रो बन के इसको बैलेंस करते हैं। बेरियम एक, क्लोरीन इधर 2, इधर क्लोरीन 1, मैंने फट से यहां पे 2 लगा दिया। जैसे ही 2 लगाया, अब जैसे ही नंबर लगाओ ना, काउंटिंग वापस स्टार्ट करते हैं। बेरियम एक, क्लोरीन 2, सोडियम 2, S1, O4, हो गया बैलेंस। ये था, ऐसे करते हैं बैलेंसिंग। लेकिन इसमें एक सवाल आएगा बच्चों को कि सर हमें तो फॉर्मूला बनाना ही नहीं आता है। अरे तो भैया उसका भी इलाज है। मैंने इसी चैनल पर एक बार वीडियो बना के डाली थी कि फॉर्मूला मेकिंग और बैलेंसिंग, पूरा एनसीईआरटी खत्म कर दिया था आधे घंटे में। भैया जो भी क्वेश्चंस थे बैलेंसिंग के सारे करा दिए, प्लस बेसिक से भी कराए, फिर उसके बाद प्रो लेवल पे ले गए, और फिर तो हैकर लेवल पर ले गए हम उसी वीडियो में। और उस वीडियो से पहले मैंने उसमें यह भी सिखाया है कि भैया फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो तुम्हारे सर के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। तो चलो मैं आपको आपके विवेक पे छोड़ देता हूं कि आप उसे देखो ना देखो, आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं। आगे एक और बैलेंसिंग करनी है, तो मैं चाहता हूं कि आप बच्चों इसे बैलेंस करो और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओगे। कहां बताओगे? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और यह है तुम्हारा होमवर्क नंबर 1, #1 लिख रहा हूं मैं, होमवर्क नंबर 1। आज कुछ होमवर्क लाया हूं मैं आपको कि जो बच्चा भी वीडियो देखेगा मैं उससे उम्मीद करूंगा कि भाई आंसर दे आके कमेंट सेक्शन में, तभी तो पता चलेगा कि कौन कितना लॉयल है। समझे कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, आप केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो, 4-5 मिनट पहले बोला था मैंने। अब देखो, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या लगा दो बच्चों, आप स्टेट मेंशन करो, स्टेट की कौन से स्टेट में रिएक्ट कर रहे हैं वो। इसके अलावा हीट चेंजेस, आपको हीट सप्लाई करनी पड़ रही है या हीट आपको मिल रही है, ठीक है, मतलब इवॉल्व हो रही है हीट। और अगर कोई गैस इवॉल्व हो तो अपर एरो बताओ। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बताना भी बहुत जरूरी है कि भाई तुम डाइल्यूट एसिड ले रहे हो कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले रहे हो, क्योंकि दोनों में डिफरेंस होता है। कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हो तो इसका मतलब है कि रिएक्शन बड़े सतर्कता से करना है, क्योंकि एसिड जला सकता है, ठीक है। और अगर प्रिसिपिटेट बने तो डाउनवर्ड एरो। और कुछ स्पेशल कंडीशन भी आपको एरो के ऊपर मेंशन करनी पड़ती है कि जिसके बिना रिएक्शन ना होगी ही नहीं, इसीलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब पहले 5 पॉइंट के लिए ये 2 एग्जांपल देखो। इस वाला एग्जांपल देखो, ये अभी एक्टिविटी में देखा था हमने। जिंक डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड वाला पॉइंट हो गया टिक। सब में मैंने स्टेट मेंशन कर रखा है, स्टेट मेंशन कर रखा है। और भैया अगर ऊपर एरो है तो गैस है जब भी तो ऊपर का एरो है। तो हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस क्लियर। हीट चेंजेस हमने बताया था कि कॉनिकल फ्लास्क हीट हो जाता है, वो भी लिख दिया हमने। तो ये चारों पॉइंट के लिए पहला एग्जांपल। और सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट के लिए मैंने ये वाला एग्जांपल दे दिया। देखो इसमें भी स्टेट मेंशन करना है आपको, स्टेट मेंशन कर दो, एक्वस, ये भी एक्वस। अच्छा ये प्रेसिपिटेट हो गया, तो मैंने प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन क्या कही थी? इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। अब इन तीनों वर्ड में तुम्हारे दिमाग में सिर्फ सॉलिड स्ट्राइक करना चाहिए। तो ये क्या होगा इसका स्टेट? सॉलिड। और ये क्या है? ये सर एक्वस ही रहेगा, जो कलरलेस पार्ट ऊपर का रहता है, ठीक है। तो ये थे आपके एग्जाम्पल की केमिकल इक्वेशन को कैसे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जाए। अब बचा 6th पॉइंट। तो 6th पॉइंट का एक ये एग्जाम्पल देखो। सर ऊपर कुछ लिखा है, अरे 2 सेकंड रुको ना यार, सबर रखो।
समझ में आई की बात नहीं? ठीक है, सबर अली को याद करते रहो, सबर करते रहो। अब देखो, अब समझो, यहां पे देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया बनाते हैं, लेकिन इस रिएक्शन के होने की कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि आप रिएक्शन कराओगे 500 डिग्री सेल्सियस पे और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर कोई बंदा एरो पे ये लिखना भूल जाए, ये मान के चलो ना लिखे, तो क्या होगा? आप मिलाओ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को, रिएक्शन होगी नहीं, अमोनिया बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसीलिए ये रिएक्शन के कंडीशन लिखना जरूरी हो जाता है, ताकि आपको सिर्फ रिएक्शन देख के पूरी जानकारी मिले। समझ में आई बात? और पूरी जानकारी लेना आवश्यक होता है। समझ में आई बात? और ये आयरन क्यों लिखा हुआ है सर? आयरन काम करता है इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में। आयरन कुछ नहीं करेगा, आयरन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पार्टिसिपेट कर रहा होता तो प्रोडक्ट में दिखता कहीं ना कहीं, प्रोडक्ट में दिखता ना। देखो, जो रिएक्ट कर रहे हैं वही प्रोडक्ट में दिखते हैं, उनसे रिलेटेड कंपाउंड ही दिखता है। अब आयरन तो सिर्फ यहीं दिख रहा है, क्या प्रोडक्ट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब आयरन का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, यहां पे आएगा, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएगा और चला जाएगा। ठीक है ना? अब जैसे जैसे मान के चलो भाई, तुम थक हार जाते हो और अचानक भगवान का नाम याद आता है तो तुम में फुर्ती आ जाती है भाई, फुर्ती याद आ जाती है ना। या फिर मान के चलो तुम थक गए, हार गए, और तुमको लग रहा है नहीं यार, गेम हार जाएंगे हम, अपना स्पोर्ट्स हार जाएंगे, मैच हार जाएंगे, तुरंत फुर्ती आती है। ठीक है, तुरंत फुर्ती आती है। तो वो एनर्जी उस टाइप की एनर्जी है कि ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारी स्पीड जरूर बढ़ा के जाएगा। ठीक है, हौसला बोलते हैं इसको, करेज। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग रिलेट कर दिए भाई। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो भी ठीक। समझ में आई कि नहीं बात? आ ही गई होगी। चलो आगे चलते हैं। अब हम, अच्छा, इसी को कैटलिस्ट कहते हैं, इस आयरन को ही कैटलिस्ट कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन वही है जो मैंने लिखी है आपके लिए, जो मैंने समझाया वही है। ठीक है, अब चलते हैं भैया, जिसका तुम्हें था इंतजार। गाना अच्छा नहीं गा रहे हो सर, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक बात बताओ, नाम से ही क्लियर नहीं है, नाम से ही नहीं क्लियर है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जुड़ना। वैसे ही, अरे वैसे ही जैसे तुम अपने किसी दोस्त के साथ जुड़ना चाहते हो। ठीक है, समझ में आई बात? मॉडर्न जमाना है आजकल, तो एवरीवन वांट टू कंबाइन। ठीक है, समझ में आई बात? अरे दोस्ती करना चाहते हो, वही बात कर रहा हूं। बात बात पे रोमांटिक हो जाते हो यार तुम, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होंगे। जरूरी नहीं एलिमेंट कंबाइंड हो, दो कंपाउंड भी कंबाइन हो सकते हैं। जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, उसको हम क्या कह देंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देंगे। जैसा कि एक एग्जाम्पल हमने देखा था, ये वाला एक्टिविटी 1 में ये एग्जाम्पल देखा था बेटा, कि देखो मैग्नीशियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये दोनों रिएक्ट किए और क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब ये दोनों रिएक्शन भी आपको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पानी बनाता है। अगेन किसका एग्जाम्पल? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। भैया कार्बन, कोयला, कोयले को ऑक्सीजन, मैंने क्या बोला? जब भी जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा कोई भी चीज। ठीक है, तो मेरे बच्चों ध्यान दो, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब सर ये 3 एग्जाम्पल मैंने पता पहले क्यों दे दिए? कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में तुमसे ये, इसको तो पूछ भी लेगा वो कि क्यों भाई साफ करते हैं। इन दोनों की इज्जत नहीं है भाई, उतनी इज्जत है ये वाले रिएक्शन की। क्यों ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? इतना इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, कितनी बार, हर सैंपल पेपर में इस पे सवाल दिखेगा आपको। आप सैंपल पेपर की कोई सी भी किताब ले आओ, अगर इस पे सवाल नहीं दिखाना तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, जाओ। मेरे को पता है ना यार, मेरे को पता है रिस्क वहीं लेना जहां पे भैया जीत निश्चित हो। ठीक है, तो मेरे को पता है कि इस पे तो क्वेश्चन होगा ही। अब इस एग्जाम्पल में होता क्या है? हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालो तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस समय ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों? इस समय बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। अब मैं तुमको ना अंग्रेजी छोड़ के हिंदी में समझाता हूं। देखो, इसको बेटा कहते हैं चूना। क्या कहते हैं? सूखा चूना। अब देखो दुकान पे लेने जाओगे तो आपको सूखा चना देगा, क्विकली दे दिया ना आपने, इसीलिए इसका कॉमन नाम ऐसे मैंने याद किया था, क्विक लाइम। क्विक लाइम क्यों? क्योंकि दुकान पे इजीली मिल जाता है। अब एक बात बताओ, चूने में पानी डालोगे क्या बनेगा? चूने का पानी बनेगा, मतलब लाइम वाटर।
या तो तुम लाइम वाटर कहो इसको या फिर स्लेक्ड लाइम कहो। अच्छा, स्लेक्ड लाइम को भी कैसे याद करना है आप समझो। आपको स्पेलिंग लिखो, आप स्लेक्ड लाइम की स्पेलिंग लिखो, स्लेक्ड लाइम की स्पेलिंग देखो। स्लेक्ड लाइम में लेक आ रहा है, लेक, और लेक में क्या होता है, पानी। तो तुम समझ जाना कि चूने के पानी की बात कर रहा है स्लेक्ड लाइम। भैया ट्रिक की कमी नहीं है हमारे पास, अच्छा लगे याद करो, नहीं अच्छा लगे अपनी खुद की बना लो, सिंपल है। ठीक है, तो स्लेक्ड लाइम बना, चूने को पानी में डाला, स्लेक्ड लाइम बना। अगर आपने बचपन में थोड़ा बहुत गांव में रहे होगे तो चूने का जब पानी बनाया जाता है ना, स्लेक्ड लाइम बनाया जाता है ना, उसको ना एक लकड़ी से ऐसे मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम उंगली डालोगे ना, तुम्हारी स्किन अंदर रह जाएगी, हड्डी हड्डी बाहर आएगी। इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है ये रिएक्शन, इतने ज्यादा हीट रिलीज होता है, और वो लिखा भी गया है यहां पे। ठीक है, और एक बार घोल बन जाता है, चूने के पानी का घोल बन गया, तो इसी चूने के पानी को दीवार पे लगा दिया जाता है। मतलब व्हाइट वॉशिंग में कौन काम आ रहा है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काम आ रहा है। कौन सा काम आ रहा है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काम आ रहा है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका सॉल्यूशन है? चूने का पानी के साथ। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि किसका सॉल्यूशन व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होता है, तो आप बोलोगे कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम का। लेकिन आपसे पूछे कौन सा सॉल्यूशन, समझो शब्दों को, समझो बेटा, माया जाल बुनती है केमिस्ट्री शब्दों के थ्रू। मैं एक ही चीज कहूंगा, केमिस्ट्री में कभी भी क्वेश्चन आ जाना, एक एक शब्द पे ध्यान देना, एक एक शब्द पे। ठीक है, अगर मैं पूछूं किसका सॉल्यूशन, तो चूने के पानी का, चूने के पानी का सॉल्यूशन लगता है दीवालों पे। मैं बोलूं कौन सा सॉल्यूशन, तो आप बोलोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। कौन और किसका में अंतर है, समझ में आई बात? चलो अब देखो होता क्या है, जब इस स्लेक्ड लाइम को हम दीवार पे ऐसे लगा दिए, तो भैया बहुत लोगों को यह लगता है कि वो ऑक्सीजन हवा के कारण सूखता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, इसीलिए दीवार पे चूना लगाओ तो सूखने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत कम है, 0.04% के लगभग है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, रियल डेटा थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, तो इतना कम है, इसीलिए भैया ये एक स्लो प्रोसेस है, स्लो रिएक्शन होती है। मतलब भैया अगर आप लगाओगे तो 2-3 दिन में आराम से सूखेगा वो। समझ में आई बात? और ये पूरी की पूरी रिएक्शन बन जाती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। वाई? क्योंकि भैया बोर्ड में छोड़ो, कई बार यूनिट टेस्ट में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके दिमाग के साथ कंबाइन कर चुका है और आपको समझ में आ चुका है। और भैया होमवर्क नंबर #2 ये दो, ये भी मुझे कमेंट करके बताओगे। ये क्वेश्चन मैंने समझाया है, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही दे पा रहे हैं। और रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भैया, कोई बताएगा? तो भाई साहब इसका जवाब है नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो एक चीज मैं पहले ही बता दूं। अरे अच्छा, ये स्लाइड छूट गई थी क्या? चलो ये स्लाइड बता दिया, उसके बाद ही वो था क्वेश्चन, खुद ही आंसर कर दोगे। सॉरी एक स्लाइड छूट गई थी, माफ करना यार, फ्लो में थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हमने अभी बताया था, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट रिलीज होते हुए दिखेगा। क्या होगा? हीट रिलीज होगा। इसमें क्या होगा बच्चों? हीट रिलीज होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल क्या है? अरे मीथेन गैस, मीथेन गैस को जलाओगे तो क्या निकलेगा? CO2 प्लस वाटर प्लस हीट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लस हीट। इसके अलावा रेस्पिरेशन को हम रेस्पिरेशन या डाइजेशन, इनकी रिएक्शन सेम ही है केमिस्ट्री में। देखो होता क्या है, हमने खाना खाया, खाने को बॉडी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देती है। आपने बायो में ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा, तो वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? CO2 गैस जो हम एक्सहेल कर देते हैं, वाटर बॉडी में रह जाता है, प्लस एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। तो सिर्फ हीट रिलीज नहीं, आप एनर्जी रिलीज होगी तो भी आप क्या कहोगे? आप कहोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज हीट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी ब्रो। समझे कि नहीं?
ठीक है, तो इसीलिए रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक और आसान सी बात, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। अच्छा, अब एक बात बताओ, अभी आपको मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसके एग्जांपल हो गए, एक्सोथर्मिक के। कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसका एग्जांपल होंगे, उल्टा बोला। अगर ये कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक तो डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक, यही बता दे रहा हूं, समझे। लेकिन एक एक्सेप्शन है डिकम्पोजिशन में, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब वेजिटेबल मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है वो एंडोथर्मिक ना होके एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। इस पे सवाल, मुझे लगता है, मेरी गट फीलिंग रहती है कि इस पे जब सवाल आएगा बच्चे गलत कर सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है जिसको आप लोग ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। अभी ही बता दिया मैंने आपको इसका एक्सेप्शन। अब एक बच्चे के दिमाग में ना डाउट आ रहा होगा, सर पता कैसे चलता है कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। आपने अब भी बोला सर डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर सप्लाई की जाती है, बात एक ही है। तो एक्चुअली होता यह है कि जितना अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं उससे ज्यादा हीट रिलीज हो जाएगी, तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, हीट रिलीज का, तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी। और अगर इसका उल्टा हुआ तो एंडोथर्मिक हो जाएगी। बात सिंपल सी है, समझे। अब चलते हैं आगे। भैया ये होमवर्क है आपका, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मैंने समझा दिया। ये वाला कमेंट करके बताना है #2, 2 कमेंट के दे दिए आंसर, सॉरी क्वेश्चन होमवर्क में। अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा, डिकम्पोजिंग डेड एंड डिकेइंग मैटर। देखो एक बात बताओ, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। कहते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं। अब एक बात बताओ, जब तक तोड़ेंगे नहीं, आगे नहीं बोलूंगा, तोड़ने के लिए क्या लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी। अरे मैं तुमको बोलूं कि भाई जाओ एक लकड़ी तोड़ के लाओ, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो हमेशा याद रखना डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब होता है तोड़ना। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, 2 या 2 से ज्यादा चीजें, जनरली अभी क्लास 10th में 2 चीजें मिलकर एक बना रही थी। यहां डिकम्पोजिशन में उल्टा होगा, एक चीज को हम तोड़ेंगे और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। हाँ कि नहीं, कमेंट में बताते रहना मजा आया कि नहीं। आनंद आना चाहिए बच्चा पढ़ने में, आनंद, मजा तो छोटी चीज है, ठीक है। तो अब देखो, अब तोड़ने के एक सब्सटेंस को तोड़ने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप से आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे। तो अगर बच्चों हमने हीट सप्लाई किया, कहां गया हीट, हाँ हीट सप्लाई करके तोड़ा तो हम उसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर हम सनलाइट, लाइट या फिर सनलाइट का इस्तेमाल करके रिएक्शन करवाएं, तोड़वाएं सनलाइट की हेल्प से, तो वर्ड क्या आता है, फोटो। सनलाइट इज इक्वल टू लाइट, इज इक्वल लाइट, जहां जहां होगा, जहां पे भी वर्ड फोटो दिख गया उसको क्या कहते हैं, लाइट। अब इसी बात पे एक फन क्वेश्चन पूछूं, एक फन क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका जवाब अगर कमेंट में दे दो तो मजा ही आ जाए। फोटोग्राफी को डिफाइन करो, तो फोटोग्राफी को डिफाइन करोगे, फोटोग्राफी को डिफाइन कर दो। देखो तुमको हिंट मिल चुका है कि फोटोग्राफी का मतलब क्या, ठीक है। मैंने बताया जहां जहां फोटो वर्ड आएगा वहां वहां लाइट का इस्तेमाल होगा। अब ये अगेन मैं तुमको तुम्हारी बुद्धि पे छोड़ देता हूं, तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखना चाहूंगा कि आपको फोटोग्राफी आएगी या नहीं आएगी। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, नाम में ही आंसर नहीं है, इलेक्ट्रोलिटिक। भैया जिसका काम हीट देके नहीं हुआ, सनलाइट से नहीं हुआ, उस साले को तो हम बिजली दे के तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ेंगे जरूर। इनका भी वही थीम है जो हमारे भवकाल का है, क्या कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझे कि नहीं, समझ गए होगे यार, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो। चलो आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का। अब तुम देखो ना, 3 एग्जाम्पल है, हर कोई बताता है। मैं फिर से बताता हूं, एक मेरी ट्रिक भाई बहुत अच्छी ट्रिक है यार, मुझे तो मजा आ गया था जब मुझे पहली बार ऑब्जर्व हुई थी। तुम कोई सा भी सॉल्ट ले लो, तुम यहां पे क्या लिखा हुआ, फेरस सल्फेट लिखा हुआ है, लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले तो ये रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, डब्बा बना लेते हैं। बनाओ डब्बे। देखो डब्बे बनाने में तेज होना चाहिए, ठीक है। और हम तो यूपी से हैं, और हम जब छोटे थे ना और शादी होती थी ना तो मिठाई के डब्बे पैक करने होते थे, तो हमको ना हमारे बड़े पापा चाचा सब बैठा देते थे
और वो मिठाई के डब्बा प्लेन आता है उसको बैठा देते थे, बोलते थे बेटा मिठाई के डब्बे पैक करो, हम पैक कर देते थे। सीधी सी बात है। आप अच्छा बताना किस किस ने पैक किया है? जो जिन लोगों के तार आज तक गांव से जुड़े हुए हैं उन्होंने मिठाई के डब्बे खुद जरूर बनाए होंगे। मैंने तो खूब बनाए और बड़ा मजा आता था। ठीक है, भैया दीदी सबके साथ बनाते थे हम। अब देखो, तुम चाहे सल्फेट का कोई भी सॉल्ट ले लो, अब जैसे आयरन सल्फेट है, अरे कोई सा भी सल्फेट होता फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम मेटल का कार्बोनेट ले लो, मेटल सल्फेट, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल नाइट्रेट, तीनों को हीट करो, पहला प्रोडक्ट सेम होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्ट। चाहे कार्बोनेट सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, चाहे नाइट्रेट हो, पहला प्रोडक्ट होगा मेटल ऑक्साइड। आओ देखते हैं क्या था। फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड। मैं बोल रहा हूं ना। और दूसरा प्रोडक्ट भी फिक्स है। दूसरा प्रोडक्ट, जब भी सल्फेट के गैस को सल्फेट के कंपाउंड को हीट करोगे ना तो दो गैस निकलना तय है, एक SO2 और एक SO3। अब खुद कॉमन सेंस लगा लो भाई। अब सल्फेट को हीट करोगे तो कार्बन थोड़ी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फेट से रिलेटेबल कौन है? SO2 और SO3 निकल रहा है। कार्बोनेट से रिलेटेबल कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। देखो, और नाइट्रेट से रिलेटेबल कौन है? NO2। देखो, अच्छा ये भी ट्रिक है। देखो, मेन गैस कौन सी है? ये एक कम अमाउंट में मिलता है और यहां भी ऑक्सीजन भी कम अमाउंट में रिलीज होता है। लेकिन आप देखो, मेन गैस सल्फेट था SO2, कार्बोनेट था CO2, नाइट्रेट था NO2। बाकी बस याद रखना है कि सल्फेट के साथ थोड़ा सा SO3 और नाइट्रेट के साथ ऑक्सीजन थोड़ा सा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन थोड़ा सा निकलता है। अब बात रही कि कलर, याद रखना कलर यहां बन जाता है अति आवश्यक। हमारा फेरस सल्फेट का कलर होता है बच्चों ग्रीन कलर। लो भैया, ग्रीन कलर से ही लिख देते हैं। क्या कलर होता है इसका? ग्रीन। याद रखना फेरस सल्फेट का कलर क्या है? ग्रीन है। और फेरस सल्फेट जब डिकम्पोज हुआ क्या बना? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड ही जंग का कलर होता है। जंग कैसी दिखती है? रेडिश ब्राउन। जंग में भी आपको रेडिश ब्राउन कलर ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो Fe2O3 का कलर क्या है? रेडिश ब्राउन। ये आप याद रखोगे। SO2 की पहचान है कि भैया सल्फर के जलने जैसी स्मेल आती है। अरे मैच स्टिक जला के देख लेना, हालांकि फास्फोरस की आएगी, बट ठीक है। स्मेल्स लाइक बर्निंग सल्फर। ठीक है, बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आती है या सफोकेटिंग स्मेल भी होती है। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जो आप ध्यान रखोगे। CO2 की पहचान क्या है? CO2 की पहचान आप सेकंड चैप्टर में भी पढ़ते हो और अभी भी मैं बता रहा हूं। CO2 को हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस। कैसी? फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस है ये। मतलब अगर इसके सामने तुम बर्निंग कैंडल ले गए तो ये क्या करेगा? बुझा देगा। ठीक है, वैसे अगर किसी इंसान की जल रही हो ना आपसे तो उसको बोलना CO2 अपने ऊपर छिड़क ले। ठीक है, बहुत ही गंदा जोक था, मेरे को ही अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं। देखो, जोक मारते रहना चाहिए, हंसी आए ना आए ये भगवान के ऊपर है। नजर लगा दिए ना बेटा तुम, हमारा प्रेजेंटर गिर गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज कलर से याद आया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर याद रखोगे, ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है। इस पे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इस पे क्वेश्चन आता है भैया बोर्ड में, याद रखना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है कि कोई एक कंपाउंड लिया, उसको हीट किया तो ब्राउन कलर की गैस निकली, बताओ कंपाउंड कौन सा है और गैस कौन सी है। तो आप अगर ब्राउन कलर देखोगे तो आप बोलोगे कि हाँ यार आमिर खान कैसे कहता, हाँ यार ब्राउन कलर की गैस है, ब्राउन कलर की गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पता चल जाएगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस तभी निकल सकती है जब नाइट्रेट का कंपाउंड हो। अब भी स्टार्टिंग में बताया था ना, नाइट्रेट को हीट करोगे NO2, कार्बोनेट को हीट करोगे CO2, सल्फेट को हीट करोगे SO2। मेटल क्या होगा ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन निकाल ही लोगे। ठीक है, अच्छा एक और हिंट देगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा वो बोलेगा कि एक कंपाउंड है, उसको हीट किया गया तो ब्राउन कलर की एक गैस निकली, ब्राउन फ्यूम्स निकली गैस की, और एक कंपाउंड बना जिसका कलर येलो है। तुम समझ जाना इस रिएक्शन की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि लेड ऑक्साइड क्या होता है? येलो कलर का होता है। अब देख लेना, अब येलो कलर दो ही जगह दिखेगा तुमको पूरी क्लास 10th में, एक लेड ऑक्साइड में येलो कलर, और एक दिखा था ना अभी सेकेंड एक्टिविटी, रिवाइंड करो पीछे जाके चेक करो। अबे लेड आयोडाइड की येलो कलर की प्रिसिपिटेट बनाया था, इधर टेस्ट ट्यूब में डायग्राम था, चेक कर लेना।
चेक कर लेना। और ब्राउन गैस किसका निकल रहा है? NO2 का, और एक और चीज का निकलेगा, ब्रोमीन, BRO, ब्रोमीन, ब्रो फॉर ब्रोमीन, ब्रो फॉर ब्राउन, वो तो याद रहेगा, NO2 साथ में याद कर लेना। ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे की रिएक्शन क्या है भैया? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सनलाइट का इस्तेमाल करके आप तोड़ोगे इस। अच्छा, सिल्वर का कलर सिल्वर लिख के मत आना, ग्रे लिख के आना। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दिया, क्या होगा? सिल्वर मिलेगा और क्लोरीन गैस उड़ जाएगी। सिल्वर ब्रोमाइड को रखा, क्या होगा? सिल्वर बनेगा, ब्रोमीन गैस उड़ जाएगी, और ब्रोमीन गैस का कलर क्या होगा? आपको पता है, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, और भैया लिखा नहीं है लेकिन आपको पता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का कलर याद रखना, सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट, सिल्वर ब्रोमाइड इज येलो। और यही दोनों रिएक्शन कहां यूज होती है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज आती है। इसके यूजेस पे क्वेश्चन काफी मर्तबा पूछा गया है, तो ये रिएक्शंस आप ध्यान में रखोगे। अब अच्छा, इससे एक क्वेश्चन बनता है, अगर ये लोग लाइट सेंसिटिव है, लाइट सेंसिटिव है क्योंकि लाइट में रखते से ही रिएक्ट हो जाएंगे, तो क्या कभी भी तुम इनको लाइट में रखोगे? नहीं रखोगे। मतलब डार्क कलर बॉटल्स में इनको स्टोर किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो। ठीक है, डार्क कलर क्यों? क्योंकि दे आर बैड रिसेप्टर ऑफ लाइट। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। आगे आएगा आपका इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने देखो, इलेक्ट्रोलिसिस बहुत आसान है। वाटर से देखो, डायरेक्ट रिएक्शन पे आते हैं। वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वाटर क्या हो जाएगा? दो गैसेस में डिकम्पोज हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये एट कैथोड और एट एनोड क्या लिखा हुआ है? तो भैया ये सेटअप है। इस सेटअप में आपको भैया बीकर में पानी डाल दो, इलेक्ट्रोड्स लगाओ, इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट कर दो और उल्टा कर दो। टेस्ट ट्यूब उल्टा डालो, और टेस्ट ट्यूब में पानी भर के डालना होता है और इन्वर्टेड डालना होता है। और जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो किसी एक टेस्ट ट्यूब में अगर ये आधा खाली हुआ है, ये देखो ये इतना खाली हुआ, तो ये इसका एग्जैक्ट आधा खाली होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इस बैलेंस रिएक्शन के कारण। देखो, जब वाटर डिकम्पोज हो रहा है तो हाइड्रोजन कितना बन रहा है और ऑक्सीजन कितना बन रहा है? ऑक्सीजन के आगे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1, और हाइड्रोजन उसका डबल बन रहा है। मतलब जो डबल, जो ज्यादा खाली होगा वो कौन सी गैस होगी? वहां कौन सी गैस कलेक्ट हुई होगी? हाइड्रोजन। और जो कम खाली हुआ होगा वो ऑक्सीजन। अब सर कहां ज्यादा खाली होगा, कहां कम खाली होगा, यह भी तय है। क्यों तय है? क्योंकि हाइड्रोजन भैया किससे मिलकर H+ आयन बनाता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला आयन हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। और ऑक्सीजन जो कि एक नेगेटिव नेचर, O2 नेगेटिव, इनके ना आयंस देख लो बस। ऑक्सीजन गैस होता है नेगेटिव, O2 नेगेटिव आयन से बना हुआ है, तो वो किस पे जाएगा? एनोड पे। ये याद करने का तरीका है, समझे? यही है इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस पे ये सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि एक टेस्ट ट्यूब में डबल गैस कलेक्ट होती है और दूसरे में उसकी दूसरे से डबल गैस क्यों कलेक्ट होती है? ठीक है, अगर एक में X हो रही है तो दूसरे में 2X क्यों कलेक्ट होती है? तो आंसर सीधा है, ड्यू टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ये पूरी रिएक्शन एज इट इज लिख के आ जाना, आंसर पूरा सही होता है। ठीक है, और पूरी प्रोसेस लिख के दी है मैंने। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हो। सारी चीजें लिखी है, एक एक चीज आपको पूरा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे और भी कुछ सॉल्ट है, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से अगर हमें सोडियम निकालना है तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके निकाल सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक और होता है, एल्यूमिना ओर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एल्यूमिना ओर। एल्यूमिना ओर से अगर हमें एल्यूमिनियम निकालना है तो हम इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, एल्यूमिनियम मिल जाएगा। हमेशा देखो, पॉजिटिव वाला कैथोड पे आएगा और नेगेटिव वाली गैस आ जाती है एनोड पे। यही लॉजिक है इलेक्ट्रोलिसिस का, खत्म हो जाता है। समझे? आसान सा टॉपिक है, 2-3 नंबर में आएगा, लेके आ जाना, चुपचाप जेब में डाल लेना नंबर अपना, है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब ये क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया भाई, क्या कि डबल अमाउंट में अदर के मुकाबले डबल अमाउंट में गैस कलेक्ट क्यों होती है किसी एक टेस्ट ट्यूब में, तो आपको हमने आंसर बता दिया। आगे चलते हैं भैया। आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जीवन का। अब जैसे मान के चलो तुम किसी के साथ, तुम क्या, सलमान खान ने कैटरीना के साथ कंपाउंड बनाया था, बड़ी अच्छी दोस्ती थी, दोस्ती बोल लेते हैं, सलमान कैटरीना की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। सामने आ गए विक्की जी आए, ज्यादा मूवीज चल रही थी, तो जब देखो मूवीज चल गई तो ज्यादा रिएक्टिव हो गया,
कैटरीना को उड़ा के ले गए। देखो बी और सी साथ में घूम रहे थे, ए आया बोले भाई बी हटो, ए सी बन गया और बी बेचारे हो गए अकेले। और ये तो एविडेंट है भैया, ये एविडेंट है। अब समझो तो इसमें होता क्या है, अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पूरा खेल रिएक्टिविटी का है। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने लेस रिएक्टिव के कंपाउंड से उसको अलग कर देगा। एग्जाम्पल देखो, अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी, हाइड्रोजन कॉल मी समथिंग गुड प्लीज। अब देखो हाइड्रोजन एक बाइफर्केशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाइफर्केशन मतलब दो अलग अलग कैटेगरी में, क्यों, एसिड्स में काम आएगा। हम पढ़ेंगे कि एसिड में हाइड्रोजन कॉमन होता है, तो जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। पर हर मेटल ऐसा नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा, जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पहला क्या है कि आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से। अब आयरन कॉपर सल्फेट से ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्या करेगा, क्या बोलेगा, कॉपर बेटा जाओ हटो हटो, सल्फेट के सब साथ कंपाउंड हम बनाएंगे। तो फेरस क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का कलर क्या था, ग्रीन कलर था, देखो ग्रीन कलर। और कॉपर भैया अकेले बैठ जाएंगे। अब अकेले बैठ जाएंगे तो अपना कलर, अच्छा कलर से याद रखना, याद रखना कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कॉपर सल्फेट अपना कंपाउंड बना के बैठा है ब्लू कलर का, अब आयरन आएगा डिस्प्लेस करके जाएगा तो ब्लू कलर तो रखेगा नहीं, अपना कलर लाएगा ना। इसीलिए आयरन सल्फेट जब बना तो वो अपना कलर ले आया ग्रीन, और ये कॉपर भैया चुपचाप अलग हो गए। और कॉपर का ओरिजिनल कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, ठीक है। इसको ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर का, उसमें तुमने आयरन की नेल डाली, कील डाली, तो भैया सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हुआ, अरे इसलिए हुआ ड्यू टू द फॉलोइंग रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई भैया। आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया, फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो गया, और जो कॉपर बेचारा अकेला हो गया था वो उसी कील पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, इसीलिए कील का कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन, ब्राउन बोल लो रेडिश ब्राउन बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं। कलर्स कैसे याद रखना है, कॉपर सल्फेट जहां पे भी आएगा मोस्टली ब्लू कलर देखा जाएगा उसके साथ, ठीक है। और जिंक के साथ कलरलेस देखा जाता है। देखो जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, डिस्प्लेस करेगा जिंक सल्फेट बना लेगा, और कॉपर फिर से अलग हो गया। मतलब कॉपर की तो कोई इज्जत नहीं है, जो आता है रिप्लेस करके चला जाता है। क्यों डिस्प्लेस कर पा रहा है, रिप्लेस बोल दिया था, डिस्प्लेस क्यों बोल कर जाता है, लेस रिएक्टिव है ना। लेकिन कॉपर सिल्वर के सामने चौड़े में घूमता है, बोले भैया तेरे से तो मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर को उसके घर से हटाएगा, खुद कंपाउंड बनाएगा और इस बार सिल्वर अलग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं आगे, ठीक है। इसका लो #3 अभी मैंने ये समझा भी दिया, कमेंट करके बताना। 3 होमवर्क हो गए, आई थिंक इससे ज्यादा नहीं दूंगा मैं। चलो आगे चलते हैं। अब आगे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फेर बदल होता है भाई, खत्म हो गई। फेर बदल किसका, आयंस का। आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, देखना चाहते हो, देखो पूरा तुम्हारे लिए कलाकारी करके आया हूं मैं, पूरी कलाकारी करके आया हूं। देखो क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड, कौन से दो आयन, बेरियम और क्लोराइड। सोडियम सल्फेट, सोडियम और सल्फेट आयन, ठीक है। देखो मैंने कलर भी सेम ही यूज किया ताकि आपको समझ में आए। आप प्रोडक्ट में देखो, बेरियम देखो रिएक्टेंट में बेरियम क्लोराइड के साथ था, बहुत गंदा आदमी है भाई ये तुरंत जाके सल्फेट से चिपक गया। अब ये बेचारा अकेले हो गया तो बोला भाई हम अकेले क्यों रहे, हम इसके साथ चिपक जाएंगे। देखो क्या हुआ, बेरियम के साथ सल्फेट आ गया, सोडियम के साथ क्लोराइड आ गया, खत्म डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर कोई पूछे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस, खत्म, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ये मत बोलना कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत गलत स्टेटमेंट है वो। और इसमें रिएक्टिविटी का कोई खेल नहीं है, कहीं कोई रिएक्टिविटी का खेल नहीं है, सीधा सीधा क्या खेल है भैया, आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। और जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वैसे तो मैंने आज क्लास में सारे बता दिए हैं, कलर ध्यान रखना। अब जब ऐसा भाई फेरबदल होता है तो भैया प्रिसिपिटेट बनने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। दिमाग का दही हो जाएगा ना यार, दिमाग का दही हो जाएगा। तुमको दिखा कि बेरियम सल्फेट के साथ घूम रहा है, नहीं सॉरी, पहले तुमको दिखा कि बेरियम क्लोराइड के साथ घूम रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ घूम रहा है, आधे घंटे बाद क्या देख रहे हो तुम, बेरियम सल्फेट के साथ आ गया, सोडियम क्लोराइड के साथ चला गया। ये क्या चीज है, अब कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन को मैं बोलता हूं दिमाग का दही करना, यही होता है मुहावरे। और दही मतलब प्रिसिपिटेट, क्यों व्हाइट होती है, कुछ भी लॉजिक लगा दिया था मैंने, बस ऐसे करके मुझे याद है। ये याद रखना, बेरियम सल्फेट का
कलर क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब बच्चों का एक और सवाल आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा किसका प्रेसिपिटेट बनेगा? मैंने क्या बताया था प्रेसिपिटेट का डेफिनेशन? क्या बताया था कि इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, मतलब जो पानी में सॉल्युबल होगा वो कभी प्रेसिपिटेट बनाएगा नहीं। ठीक है, तो भैया सोडियम क्लोराइड तो तुम रोज खाते हो, तुमको पता है ये पानी में मिल जाता है, क्या कभी भी ये प्रेसिपिटेट बनाएगा? नहीं बनाएगा। दूसरा आंसर, हर जगह ये लॉजिक नहीं काम आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप सीखने लग जाओगे। आगे चलते हैं, आगे भी दो एग्जांपल्स है। लेड नाइट्रेट वाला तो हम पहले देख चुके हैं, यहां सिल्वर क्लोराइड वाला है। अब देखो सिल्वर क्लोराइड तुम ऐसे याद रखो प्रेसिपिटेट बनाता है कि भाई साहब सिल्वर क्लोराइड ही वो सॉल्ट है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर रहा था धूप में रखने से। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड भी भैया पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, समझो बात को। सोडियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, दोनों एग्जांपल्स देख लेना। आगे क्या आता है? अच्छा, कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखे वो कौन सा रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं बता के जा रहा हूं, हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉट एवरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अगर जब बेस और एसिड आपस में कंबाइन करेंगे या फिर एसिड और बेस कंबाइन करेंगे तो प्रेसिपिटेट बनते हुए नहीं दिखता है। मतलब जब रिएक्टेंट में एसिड और बेस हो तब प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। हालांकि ये एग्जाम्पल किसका होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही होगा। क्यों? क्योंकि बेस क्या लिबरेट करता है? OH आयन, एसिड के पास होता है H+ आयन। ये दोनों मिलकर क्या बना लिए? पानी। बचा इसका क्लोरीन और इसका सोडियम, क्या बना? सोडियम क्लोराइड। समझ में आई बात? और एक और चीज मैं बता के जा रहा हूं, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रिएक्टेंट का स्टेट फिक्स होता है। दे विल ऑलवेज बी इन एक्वस स्टेट होते हैं दोनों। ये भी किसके होते हैं? ये एक्वस और ये जिसका प्रेसिपिटेट बनेगा वो सॉलिड और नहीं तो दूसरा एक्वस। और भैया इसमें भी ये जो एसिड बेस वाले हैं ना, इसमें भी एक्वस। वाटर का एक्वस मत लिख के आ जाना, लिक्विड होता है वो। वाटर के साथ सॉल्यूशन एक्वस कहलाता है। वाटर खुद आ जाए तो लिक्विड ही लिख के आना। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आ जाओ। सर क्या लिख दिया है सर? थ्योरी। ये तुम्हारे लिए बच्चों, तुम्हारे लिए। देखो मैं सीधे 4 एग्जाम्पल लेकर आया हूं, वो समझा रहा हूं, तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन खत्म, सारा खत्म। देखो पहला एग्जाम्पल, इस रिएक्शन को देखो। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। अब देखो इस कॉपर के पास कितने ऑक्सीजन? सर एक भी नहीं। कॉपर प्रोडक्ट में कहां है? यहां। कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया, मतलब कॉपर यहां से यहां तक जाने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में उसने क्या किया? एक ऑक्सीजन को गेन किया। तो जब ऑक्सीजन का गेन हो, O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मिला, ऑक्सीजन मिला मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। बहुत आसान है याद करना। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीजन लूज कर दे, दान दे दे, उसको हम कह देंगे कि तेरा भाई रिडक्शन हो रहा है। अब देखो O2 और यहां पे प्रोडक्ट में O1, फॉर्मूले में एक ही ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन, देखो ये ऑक्सीजन का भी प्रोडक्ट है, कॉपर का भी प्रोडक्ट है। तो यहां से यहां आने की प्रोसेस में ऑक्सीजन ने अपना एक एटम रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। बात खत्म। जो ऑक्सीजन गेन करे उसका ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन लूज करे उसका रिडक्शन। और अब बात आती है एजेंट की। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, सर मार्क्स कटवा देता है, हमें याद नहीं होता। बड़ा सिंपल है, डेफिनेशन गया तेल लेने, पहले ये एग्जाम्पल समझो, डेफिनेशन खुद लिख दोगे। देखो मैं क्या बताता हूं, जिसका रिडक्शन होगा वो उल्टा होगा। जिसका अगर इसका रिडक्शन हो रहा था एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका क्या हो रहा है? इसका कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉपर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। खत्म हो गया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन कैसे लिखोगे? अगर कोई पूछे व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच शोज ऑक्सीडेशन इन अ रिएक्शन, खत्म। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन शो करे उसे क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस रिएक्शन में रिडक्शन शो करे वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खत्म, उल्टा करना है। अच्छा मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? चेक करके बता देना, ठीक है भैया। समझो उल्टा बोल दिया होगा मान लेना, वैसे तो सीधा ही बोला है और यहां लिखा भी हुआ है। अगर मेरा ऑक्सीडेशन, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है
तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन का अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई बात? चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं और समझ में आ जाएगा। देखो, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कॉपर और वाटर बनाता है। अब देखो, कॉपर ऑक्साइड के पास एक ऑक्सीजन, कॉपर कहां है प्रोडक्ट में, यहां है। क्या इसके पास एक भी ऑक्सीजन है? नहीं। मतलब इसने क्या किया? ऑक्सीजन लूज किया। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो एजेंट कौन सा होगा? चुप, आप समझ गए। ये देखो ये देखो ये देखो, हाइड्रोजनवा। अरे हाइड्रोजनवा के पास तो ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे है, तो इसका क्या हो गया? इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो भैया अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ब्रो, आ जाओ। अब देखो, आयरन लेके घूम रहा था ऑक्सीजन को, प्रोडक्ट में गया, इसका ऑक्सीजन गायब हो गया। क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है सर? ऑक्सीडेशन। एजेंट सर उल्टे। सर रिडक्शन वाले को ऑक्सीडाइजिंग बोल दो। अरे यार, सर भी भूल गए, हम भी भूल गए बनाना। आ जाओ, ये देखो। ठीक है, समझ में आई बात? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, यहां पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं सर। H2S रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से और HCl और सल्फर बना रहा है। तो जब रिएक्शन में ऑक्सीजन ना हो तो हाइड्रोजन के टर्म्स में देखना, और हाइड्रोजन के टर्म्स में पूरी डेफिनेशन उल्टी पड़ जाती है। मतलब अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो होगा रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो क्या बोल रहे थे? ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। और अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो हम रिडक्शन कहेंगे। डेफिनेशन में सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, यहां से यहां तक गए, सल्फर यहां, सल्फर यहां। इसने हाइड्रोजन लूज किया तो उल्टा करना है, तो लूज किया तो हो गया ऑक्सीडेशन। और अगर इसने हाइड्रोजन गेन किया तो रिडक्शन। और एजेंट वाला लॉजिक अभी भी सेम है। इसका रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। खत्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अगर ना समझ में आए थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, थोड़ा सा टैप करके देख लीजिए। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे। अच्छा, ये भी होमवर्क है, एमसीक्यू है, तो #4 कमेंट। एमसीक्यू है तो डरना मत, सिर्फ ऑप्शन लिख देना। और याद रखना, पूछा बिलो इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। कोरोजन क्या होता है? देखो, डेफिनेशन तो बच्चे लोगों के लिए है। कोरोजन का मतलब मेटल्स पर एटमॉस्फेरिक गैसेस का अटैक हो जाना। ठीक है, किसके प्रेजेंस में भैया? मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाए। जैसे एक सबसे फेमस रिएक्शन है कि जब आयरन पे ऑक्सीजन और वाटर मिलकर अटैक करते हैं तो वो बेचारे की प्रॉपर्टी ही बदल जाती, कमजोर हो जाता है। वो क्या बना लेता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड .XH2O। सर ये XH2O का क्या लॉजिक है? क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज नॉट फिक्स्ड। तुम गिन के बता दोगे क्या कि कितना पानी है एटमॉस्फेयर में? वेपर के फॉर्म में नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो वो फिक्स नहीं है, इसीलिए X लगाया जाता है। हमें नहीं पता कितना रिएक्ट किएगा। कुछ बुक्स में Fe2O3.5H2O जरूर दिया गया है, बट वो पुराना कॉन्सेप्ट है। नए में आप देखोगे तो XH2O ही लिखा गया है हर जगह। तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट एक स्पेशल नाम है जो हम देते हैं आयरन में। अगर कोरोजन हो जाए तो हम उसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आप करोडेड आयरन भी बोल सकते हो। ठीक है, ज्यादातर करोजन के कारण मेटल्स खराब होते हैं, पर कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं बच्चों जो करोजन के कारण जिनका प्रोटेक्शन हो जाता है, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक। इनमें करोजन लगे, ये जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो भैया एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। इसकी पूरी कहानी 3rd चैप्टर में आती है, हम वहां और डिटेल में समझेंगे। बस इतना ही था सर। करोजन से कैसे बचे? पेंट कर दो, ग्रीस लगा दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, मतलब आयरन पे जिंक की लेयर चढ़ा दो। अब जिंक, सर जिंक क्यों? वो भी तो मेटल है। अरे तो बेटा अभी बोला ना, जिंक ऑक्सीजन से या एटमॉस्फेरिक गैसेस उस पर अटैक कर भी देंगे तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा अपना, वो प्रोटेक्टिव होता है। तो भैया जिंक से अगर मैंने कोटिंग कर दी तो जिंक अगर रिएक्ट भी कर गया तो प्रोटेक्टिव, मतलब और एक लेयर बना लिया उसने, प्रोटेक्टिव लेयर। तो आयरन तो प्रोटेक्ट हो गया ना जो उसके नीचे है। सिंपल सी बात है। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप? और क्या? पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है तुम्हारा आज का, रेंसिडिटी। सर ये रेंसिडिटी क्या होता है? अरे रेंसिडिटी का मतलब मेरा सिंपल सा है, खाने में जंग लग जाना। मतलब जब खाने का ऑक्सीडेशन हो जाए तो उससे खराब स्मेल आने लग जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है।
तो मैं एक लाइन में ऐसे याद कराता हूं बच्चे को कि खाने में अगर जंग लग जाए तो क्या कह देंगे? रेंसिडिटी। कैसे कैसे बचे? एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, वैक्यूम पैकिंग कर दो, एयर को नाइट्रोजन पैकिंग करो। अरे चिप्स में नाइट्रोजन गैस से पैकिंग की जाती है क्योंकि नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव गैस है। नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस है। और कोई गैस डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हो। हीलियम है, नियोन है, ये सब डालो ना, सब नॉन रिएक्टिव गैस है, डालो इनको, ठीक है। या फिर आप क्या करो, फ्रिज में डाल दो, टेम्परेचर कम कर दो, खत्म हो गया, बस यही था। तो बोलो बेटा, तोड़ा कि नहीं चैप्टर को? मेरे हिसाब से तो तोड़ दिया और तुम्हारे दिमाग में सारे कंसेप्ट को जोड़ दिया और भौकाल मचा दिया, ठीक है। तो तुम भी लाइक में और कमेंट में भौकाल मचा दो, जितना हो सकता है शेयर करो भाई। अबे शेयरिंग इज केयरिंग, समझते नहीं हो क्या? मम्मी ने नहीं सिखाया जैम खाते वक्त? सिखाया ही होगा, ठीक है। तो करते रहो, मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर के लाइव लेक्चर में, जहां हम करेंगे क्वेश्चंस और उनको भी तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, भौकाल मचा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे लाइव में। जय श्री राम सभी को।